गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज 5 मेलम श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अपने जो B.Ed प्रथम वर्ष का पेपर है अधिगम और शिक्षण, जिसको लर्निंग और टीचिंग कहते हैं, इसका अध्ययन कर रहे थे। तो कल अपने इसके अंदर जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर अपने इसकी जो प्रकृति है अधिगम की, उसके बारे में अध्ययन किया था। तो इसका 2 वीडियो बना दिए मैंने इससे पहले। तो पहली वीडियो के अंदर अपने अर्थ परिभाषा देखी थी, दूसरी वीडियो के अंदर अपने अधिगम की प्रकृति के बारे में डिस्कस किया था। कल वाले वीडियो के अंदर आपने वो वीडियो देख ली होगी, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है, कोई प्रॉब्लम लग रही है, समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको जो है इसका जो वीडियो बनाई जाती है वो आपके व्हाट्सएप नंबर पे भी सेंड की जाती है, तो आप वहाँ पर भी जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं अगर कोई आपको डाउट लग रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो आज अपने इसके अंदर सब्जेक्ट अपना यही है अधिगम और शिक्षण। प्रकरण आज अपना रहेगा अधिगम के प्रकार। तो अपने अधिगम टॉपिक चल रहा था, तो उसके अंदर अपने अधिगम मतलब सीखना, जिसको लर्निंग कहते हैं। तो सीखने की जो प्रक्रिया है यह जीवन पर्यंत चलती है, अपने पढ़ लिए पहले भी क्योंकि आदमी जो है पूरे जीवन में अपने सदैव कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और उसके अंदर कुछ आदतें जो है नई आती रहती हैं, कुछ पुरानी आदतों को छोड़ता जाता है। तो कहने का मतलब अधिगम जो है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलती है। तो आदमी या बच्चा है वो सदैव हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखता है, कुछ नई आदत उसमें आती है या कुछ नया ज्ञान वो सीखता है। अब वो जो है कुछ नया सीखता है हर रोज़, तो सीखने के लिए स्रोत जो है वो अलग अलग प्रकार के हैं। तो अब जब स्रोत सीखने के अलग प्रकार के मतलब उसको कहीं से कुछ ज्ञान मिलता है तो उससे वो कुछ सीख लेता है, उसको कहीं से कुछ पढ़ने के लिए मैटर मिलता है तो वो उसको पढ़ करके कुछ नया सीखता है, या उसको कोई वस्तु दिखती है या वो कोई जो है इमारत देखता है, धार्मिक स्थल देखता है, मतलब कुछ भी बच्चा जो है नई चीज़ जब कोई भी देखेगा तो उस नई चीज़ को देखने से उसमें कुछ व्यवहार के अंदर परिवर्तन आएगा। वो व्यवहार के अंदर परिवर्तन ही अपने अधिगम मानते हैं उसको। तो अब बच्चा जो है या कोई भी व्यक्ति है वो सीखता है, तो सीखने के कई तरीके हो सकते हैं। मतलब कैसे कैसे सीखा जा सकता है, व्यवहार में परिवर्तन कैसे कैसे आ सकता है, या अपने नए जो गुण हैं, नया जो ज्ञान है उसको अपने कैसे कैसे ले सकते हैं, या अपने कह सकते हैं सीखने के प्रकार, अधिगम के प्रकार, या अपने कह सकते हैं इसको सीखने के प्रकार। मतलब सीखना कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या तरीके हैं नए ज्ञान लेने के या कुछ नया सीखने के, जबकि अपने व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। तो कुछ प्रकार हैं अधिगम के या सीखने के, वो अपने आज डिस्कस करेंगे। तो इनमें सबसे पहला है संज्ञानात्मक अधिगम। फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर संज्ञानात्मक अधिगम। तो संज्ञानात्मक अधिगम पहला प्रकार है सीखने का। संज्ञानात्मक अधिगम जो है इसके अंदर बच्चा किस प्रकार से सीखता है या बच्चे के कौन से पक्ष का विकास इसके अंदर होता है ये हमको देखना होता है इसके अंदर। तो जो संज्ञानात्मक अधिगम है बौद्धिक विकास तथा ज्ञान अर्जित करने की समस्त क्रियाओं पर आधारित होता है। बौद्धिक विकास मतलब बुद्धि से संबंधित। अगर मान लो कि कोई क्रिया कर रहा है बच्चा या कक्षा कक्ष में कोई ऐसी क्रिया शिक्षक के द्वारा करवाई जाती है जिससे बच्चे का बौद्धिक विकास हो रहा है, क्योंकि विकास अपने अलग से यूनिट है,
उसके अंदर अपने विकास पढ़ेंगे, बालक का विकास कैसे कैसे होता है। तो विकास के भी प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है शारीरिक विकास, एक होता है मानसिक विकास और एक होता है संवेगात्मक विकास। तो मतलब शरीर का भी विकास होता है और मानसिक विकास मतलब बुद्धि का, ठीक है। बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, बुद्धि का भी विकास होता है धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ। संवेगात्मक मतलब संवेग होते हैं, अपने शरीर के अंदर कुछ संवेग होते हैं, जैसे भूख है, नींद है, क्रोध है, प्यास है, ये सभी संवेग है। संवेग के बारे में डिटेल से अपने अलग से यूनिट के अंदर टॉपिक है, वहाँ पढ़ेंगे। तो संवेगात्मक विकास मतलब संवेग भी धीरे धीरे परिपक्व होते हैं। तो बच्चे का जो है मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक तीनों प्रकार का विकास होता है। लेकिन संज्ञानात्मक अधिगम के अंदर जब बच्चा जो है कुछ सीखता है और या उसको कुछ सिखाया जाता है जिससे उसकी बुद्धि का विकास हो, बौद्धिक विकास हो, ठीक है, तो उसको अपने फिर संज्ञानात्मक अधिगम कह सकते हैं। तो इसमें बौद्धिक विकास मतलब बुद्धि का विकास हो रहा है और बच्चा कुछ ज्ञान अर्जित कर रहा है या ज्ञान ले रहा है और उससे बुद्धि का विकास हो रहा है, तो उसे अपने संज्ञानात्मक अधिगम कहते हैं। अब संज्ञानात्मक अधिगम है मतलब बौद्धिक ज्ञान से संबंधित क्रियाओं पर आधारित है। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है प्रत्यक्षात्मक अधिगम। तो संज्ञानात्मक जो है इसका फर्स्ट है पहला प्रत्यक्षात्मक अधिगम। ठीक है, ये संज्ञानात्मक अधिगम जो है इसका अपने कह सकते हैं कि पहला प्रकार है इसका संज्ञानात्मक अधिगम का प्रत्यक्षात्मक अधिगम। अब जो प्रत्यक्षात्मक अधिगम है इसके अंदर अपने किन चीज़ों को देखते हैं या मतलब किस पक्ष का विकास हो बच्चे के, तो जिसे अपने प्रत्यक्षात्मक अधिगम कहते हैं। तो इसमें नाम से पता चल रहा है प्रत्यक्षात्मक मतलब प्रत्यक्ष चीज़ को सामने प्रत्यक्ष कोई चीज़ अपने देख रहे हैं और उससे कुछ सीख रहे हैं। तो डायरेक्ट मान लो कि सीधा किसी वस्तु को देख करके या सुन करके, है ना, जो अपने सामने है बिल्कुल, तो उससे अपने अंदर कोई जो है शारीरिक विकास हो रहा है या अपने व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, मतलब सीखना हो रहा है, तो उसने प्रत्यक्षात्मक अधिगम कह सकते हैं। जब किसी वस्तु को देखकर, ठीक है, या सुनकर, मतलब जब किसी वस्तु को अपने प्रत्यक्ष देखते हैं या सुनते हैं या स्पर्श करते हैं, स्पर्श करके उस वस्तु को, तो उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो उसे अपने प्रत्यक्षात्मक सीखना कहते हैं। मतलब अपने कोई वस्तु को देख करके, ठीक है, उससे कोई ज्ञान ले रहे हैं या सुन करके उससे कोई ज्ञान ले रहे हैं या स्पर्श करके किसी वस्तु को, तो उससे अपने अगर कोई ज्ञान ले रहे हैं तो उसे अपने प्रत्यक्षात्मक अधिगम कह सकते हैं। तो प्रत्यक्षात्मक अधिगम मतलब प्रत्यक्ष रूप से सामने अपने वस्तु को देखें या उसके बारे में कोई उसकी आवाज़ सुने या उसको स्पर्श करके अपने जो ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो उसे अपने प्रत्यक्षात्मक अधिगम कहते हैं, सीखना। तो शैशवावस्था और बाल्यावस्था के अंदर बच्चे इसी प्रकार से सीखते हैं। तो जब अपने विकास पढ़ेंगे तो उसमें अपने अवस्थाएं पढ़ेंगे। जैसे पहले शैशवावस्था होती है, जैसे बच्चों शिशु होता है छोटा भी, फिर उसके बाद बाल्यावस्था आती है, जब शिशु थोड़ा बड़ा होता है तो बाल्यावस्था बन जाती है। बाल्यावस्था के बाद शिशु जब बड़ा होता है तो फिर किशोरावस्था आती है। किशोरावस्था के बाद जब आयु और बढ़ जाती है तो फिर प्रौढ़ावस्था आ जाती है। ठीक है, तो जब शैशवावस्था में है, बालक बहुत छोटा है अभी, या फिर बाल्यावस्था में आ जाता है, तब इसी प्रकार से बच्चा गणेगा, मतलब प्रत्यक्षात्मक अधिगम से ही सीखता है। बच्चा किसी वस्तु को स्पर्श करके सीखेगा या तो, या किसी वस्तु को देख करके सीखेगा, या फिर आवाज़ सुन करके किसी वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करेगा। तो ये प्रत्यक्षात्मक अधिगम होता है और इस अधिगम से बच्चे का बौद्धिक विकास होता है। जब बच्चा किसी वस्तु को देखता है तो उसको बौद्धिक विकास होगा, सुनता है या स्पर्श करता है तो बौद्धिक विकास उसको होता है।
दूसरे प्रकार का है अपने इसमें प्रत्यात्मक अधिगम। इसी का दूसरा प्रकार है सेकंड प्रत्यात्मक अधिगम। ये दूसरा टाइप है इसका प्रत्यात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम का दूसरा प्रकार है। अब प्रत्यात्मक अधिगम में बच्चा कैसे सीखेगा या किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो जब बालक साधारण ज्ञान या अनुभव प्राप्त कर लेता है तो वह तर्क करने लगता है, या अपने कह सकते हैं चिंतन करने लगता है, कल्पना करने लगता है, तो उसी राह पे वो सीखता है। ठीक है। अब मान लो कि बच्चे ने कोई साधारण अनुभव प्राप्त कर लिया, साधारण बात की कोई सीख ली है, साधारण ज्ञान उसने ले लिया है, तो फिर वो क्या करता है, उसके बारे में तर्क करने लगता है, चिंतन करने लगता है। ठीक है। तर्क और चिंतन, जैसे अपने किसी चीज़ के बारे में तर्क वितर्क देते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कि अपने कह दें कि किसान आंदोलन चल रहा है, जो किसान आंदोलन है इसके बारे में अपने तर्क वितर्क देने हैं कि इसमें क्या कुछ सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, या सही दिशा में जा रहा है, गलत दिशा में जा रहा है, किसानों की मांगे जायज़ है या नाजायज़ है, सरकार का रवैया सही है या गलत है, सरकार किसानों के प्रति सहानुभूति रखती है या नहीं रखती है, किसान आंदोलन जो है शांतमय है कि नहीं है, अगर शांतमय है तो कैसे है, शांतमय नहीं है तो कैसे है। तो मतलब अपने तर्क वितर्क कर सकते हैं। ये तर्क वितर्क तभी करता है जब वो साधारण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो फिर वो तर्क वितर्क करने लगता है और दूसरा चिंतन करने लगता है। तो चिंतन करते हैं अपने कई बार चिंतन किया जाता है, और चिंतन के अंदर बच्चा किसी भी वस्तु के बारे में या किसी भी ज्ञान के बारे में जब चिंतन करेगा तो उसका बौद्धिक विकास होगा। क्योंकि अपने जब भी किसी चीज़ को अपने मस्तिष्क के अंदर चिंतन में लाते हैं तो अपना मस्तिष्क जो है चिंतन करता है, तो उसके अंदर कई पक्षों का विकास भी होता है साथ में। तो या फिर कल्पना के आधार पर सीखने लगता है, बच्चा कल्पना करने लगता है। कल्पना जो है बच्चा कई प्रकार के विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाएं बना सकता है। जैसे अपने कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य में किसान आंदोलन जो है इसको जो है किसान स्थगित कर देंगे, बंद कर देंगे, या अपने ये भी कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले समय में मोदी सरकार जो है या जो अपने देश की सरकार है, केंद्र सरकार, वो किसान आंदोलन जिस कारण हो रहा है उनकी जो मांगे हैं उनको मान लेगी, है ना। मतलब अपने कई प्रकार की कल्पनाएं कर सकते हैं, तो बच्चा भी फिर कल्पनाएं करने लगता है। तो ये प्रत्यात्मक अधिगम होता है। मतलब जब बच्चा सामान्य ज्ञान ग्रहण कर लेता है तो उसके बाद बच्चा फिर तर्क, कल्पना, चिंतन आदि के आधार पर सीखने लगता है, जिसे हम प्रत्यात्मक अधिगम के नाम से जानते हैं। तीसरा है इसके अंदर साहचर्यात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक का ही तीसरा है प्रकार, तीन है इसके। तीसरा है साहचर्यात्मक अधिगम। साहचर्यात्मक अधिगम, तो साहचर्यात्मक जो अधिगम है इसके अंदर बच्चा किस प्रकार से सीखता है या किस प्रकार से सीखा जाता है ये बताना है अपने को। तो साहचर्यात्मक का मतलब दो अलग अलग बातों के बीच में या दो अलग अलग तथ्यों के बीच में संबंध स्थापित करना, रिलेशन स्थापित करना साहचर्यात्मक के अंतर्गत आएगा। तो इसके अंदर साहचर्यात्मक के अंदर जब पुराने ज्ञान तथा अनुभव के द्वारा किसी नवीन तथ्य को सीखा जाता है तो उसे साहचर्यात्मक सीखना कहते हैं। मतलब कोई पुराना ज्ञान है अपने को या कोई पुराना अनुभव है अपने को, तो अपने उसकी हेल्प लेकर के कुछ नया ज्ञान, ठीक है, या कुछ नया अनुभव प्राप्त कर रहे हैं तो उसे साहचर्यात्मक अधिगम अपने कह सकते हैं। या फिर इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि जब पुराने सीखे हुए ज्ञान
का उपयोग करके कुछ नया ज्ञान प्राप्त किया जाता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जब पहले से कोई सीखी हुई क्रिया नई सीखी जाने वाली क्रिया में सहायता करती है, ठीक है, तो उसे अपने साहचर्यात्मक अधिगम कह सकते हैं। इसका उदाहरण मैंने आपको कल भी बताया था साहचर्यात्मक अधिगम का, कि जब मान लो किसी बच्चे को साइकिल चलानी आती है और अब उसे बाइक चलाना सिखा रहे हैं, तो बच्चे ने अगर साइकिल चलानी सीखी हुई है, अब उसे बाइक चलाना सिखा रहे हैं, तो उसने जो पूर्व में ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, साइकिल चलाना सीखा हुआ है, उस ज्ञान का उपयोग वह बाइक चलाने में भी कर सकते हैं। मतलब बाइक चलाने के दौरान, बाइक को चलाना सीखने के दौरान साइकिल से चलाने में जो उसने ज्ञान प्राप्त किया हुआ है उसकी सहायता करेगा। जिस बच्चे ने साइकिल चलानी सीखी हुई है वो बच्चा बाइक चलाना जल्दी सीख जाएगा, उसकी अपेक्षा जिस बच्चे को साइकिल चलानी नहीं आती है। अगर मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसको साइकिल भी चलानी नहीं आती है और उसको अपने जो है बाइक चलाना सिखा रहे हैं, तो उसको बाइक चलाना सीखने में टाइम ज़्यादा लगेगा, और जिस बच्चे को साइकिल चलानी पहले आती है उसको बाइक चलाना सिखा रहे हैं तो वो बाइक चलाना जल्दी सीख जाएगा। मतलब पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान नए जो सीखने वाले ज्ञान में अपनी सहायता कर रहा है, तो इसे अपने साहचर्यात्मक अधिगम कह सकते हैं। या अपने इसको ऐसे भी कह सकते हैं, किसी बच्चे ने जो है हिंदी विषय की जो ग्रामर है उसको पढ़ा हुआ अच्छे से, जैसे ग्रामर के अंदर जो टॉपिक होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विलोम शब्द जो भी है, मतलब हिंदी विषय की ग्रामर उस बच्चे को अच्छे से आती है, और अब अपने उस बच्चे को पंजाबी की ग्रामर या संस्कृत की ग्रामर सिखाना चाह रहे हैं। मतलब उसको पंजाबी विषय की या संस्कृत विषय की ग्रामर सिखा रहे हैं, तो उसने जो पहले ज्ञान सीखा हुआ है, ग्रामर हिंदी की सीखी हुई है, तो वो ज्ञान उसका इस नई ग्रामर को सीखने में सहायता करेगा। तो पुराने ज्ञान का उपयोग नए ज्ञान को सीखने में बच्चा वहाँ आसानी से कर सकता है। इसे अपने साहचर्यात्मक अधिगम कहते हैं। ये थे संज्ञानात्मक अधिगम के 3 प्रकार। संज्ञानात्मक अधिगम था बौद्धिक विकास से संबंधित, मतलब बुद्धि के विकास से संबंधित। तो इसके भी 3 प्रकार आ गए अपने पास। प्रत्यक्षात्मक, जब अपने किसी वस्तु है ना को प्रत्यक्ष देखकर या उसकी आवाज सुनकर या उसको स्पर्श करके सीखा जाता है, तो वो प्रत्यक्षात्मक। प्रत्यात्मक अधिगम, जब बच्चा जो है सामान्य ज्ञान सीख लेता है तो उसके बाद विशिष्ट ज्ञान के लिए वो तर्क करने लगता है, चिंतन करने लगता है, तो वो फिर प्रत्यात्मक अधिगम हो गया। साहचर्यात्मक अधिगम, जब बच्चा जो है पुराने सीखे हुए ज्ञान का उपयोग नए सीखे जाने वाले ज्ञान को सीखने में करता है, उसे अपने साहचर्यात्मक अधिगम कहते हैं। ये इसके 3 प्रकार थे संज्ञानात्मक के। अब दूसरा है अपने पास संवेदनात्मक अधिगम। पहला था संज्ञानात्मक, अब दूसरा है अपने पास संवेदनात्मक अधिगम। ठीक है, ये दूसरा प्रकार है अधिगम का। पहला संज्ञानात्मक था, दूसरा है संवेदनात्मक। तो ये जो संवेदनात्मक अधिगम है इसके अंदर बच्चा कैसे सीखता है या इसके अंदर कैसे सीखा जाता है, इसके बारे में अपने को बताना है। तो संवेदनात्मक अधिगम जो है, इसमें जब सीखना संवेदनशील क्रियाओं द्वारा होता है तो उसे अपने संवेदनात्मक अधिगम में रख सकते हैं। संवेदनशील क्रियाओं के द्वारा जब सीखने की क्रिया बच्चे में या किसी भी व्यक्ति में होगी, सीखने की क्रिया संवेदनात्मक क्रियाओं के द्वारा, तो उसे संवेदनात्मक अधिगम अपने कह सकते हैं। इस प्रकार के सीखने में गामक क्षमताओं का प्रशिक्षण होता है। गामक क्षमताएं जो गति से संबंधित क्षमताएं अपने कह सकते हैं। तो गति से संबंधित जब क्षमताएं बच्चा सीखेगा, है ना, जिनमें गति होती है, ऐसी क्रियाएं बच्चा, जैसे हाथ हिलाना हो गया, है ना, ये गति हो रही है हाथ में, तो मतलब गति से संबंधित जब क्रियाएं बच्चा सीखेगा तो उसमें फिर अपने संवेदनात्मक अधिगम उसको कह सकते हैं। इसमें किसी कौशल के कार्य को सम्मिलित किया जाता है, मतलब कोई भी स्किल्स हो सकती है या कौशल हो सकता है, जैसे लिखने का कौशल है, ठीक है, गाना गाने का कौशल है, बोलने का कौशल है, चलने का कौशल है, हाथ हिलाने का कौशल है, तो ये सभी कौशल है, स्किल्स हैं।
ठीक है। तो इसमें भी संवेदनात्मक में विभिन्न प्रकार के कौशल करने का मतलब बच्चा सीखता है, और गामक क्रियाओं मतलब गति से संबंधित क्रियाओं के कौशल सीखता है। जैसे तैरना, अपने इसका उदाहरण हो सकता है, तैरना बच्चा सीख रहा है, बच्चे को जो है तैरना मान लो सिखाया जा रहा है या बच्चा तैरना सीख रहा है, तो गामक क्रियाओं से संबंधित है, तो ये संवेदनात्मक अधिगम आएगा। दूसरा जैसे साइकिल चलाना बच्चा सीख रहा है, तो साइकिल चलाना जो है यह भी संवेदनात्मक अधिगम के अंदर आएगा। बच्चे को जब साइकिल चलाना सीखता है तो उसमें गति से संबंधित क्रियाएं या गामक क्रियाएं हो रही हैं, तो उसे हम संवेदनात्मक अधिगम कह सकते हैं। साइकिल चलाना सीखना या टाइपिंग करना सीखना, कंप्यूटर में बच्चे टाइप करते हैं, टाइपिंग करना सीखते हैं, तो ये भी गति से संबंधित है। स्पीड कहते हैं टाइपिंग की स्पीड कितनी है या टाइपिंग की स्पीड कितनी है, तो वो जो है गामक क्रियाओं से संबंधित है। तो गामक क्रियाओं से संबंधित मतलब गति से संबंधित क्रियाएं जब बच्चा सीखता है तो संवेदनात्मक अधिगम होता है। वो उदाहरण आपको मैंने बता दी, जैसे तैरना हो गया, साइकिल चलाना हो गया, टाइपिंग करना हो गया, सीखना, ये सभी क्रियाएं जो है संवेदनात्मक अधिगम से संबंधित होती है। और एक तीसरा है जिसको अपने गामक अधिगम कहते हैं, थर्ड है अपने पास गामक अधिगम। तीसरा है अपने पास गामक अधिगम। तो गामक अधिगम के अंदर अपने देखते हैं कि गामक अधिगम, अब अभी अपने संवेदनात्मक अधिगम पढ़ा था, तो इसमें अपने गति से संबंधित क्रियाएं देखी थी जिनमें मूवमेंट से संबंधित क्रियाएं बच्चा करना सीखता है। तो गामक अधिगम जो है ये इससे मिलता जुलता है, यह संवेदनात्मक से थोड़ा सा इसमें फर्क है दोनों में। तो जो गामक अधिगम है जिस सीखने में अंग संचालन तथा गति पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है, उसमें तो क्या था, सीख रहा था गति से संबंधित क्रियाएं, है ना, जैसे मान लो भी हाथ हिलाना सीखना, तैरना सीखना, ठीक है, साइकिल चलाना सीखना, तो गति से संबंधित क्रियाएं सीख रहा था। अब इसमें जिसमें अंग संचालन तथा गति पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है, अब इसमें गति पर नियंत्रण रखना सीखता है। जैसे गामक क्रियाएं, उन पर नियंत्रण कैसे रखना है, गामक क्रियाएं सीखना संवेदनात्मक अधिगम, और गामक क्रियाओं पर नियंत्रण कैसे रखना ये गामक अधिगम कहलाता है। इसमें समस्त शारीरिक कुशलता के कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। शारीरिक मतलब शरीर से संबंधित जो कुशलता के कार्य हैं, जैसे देखना, सिर उठाना, बैठना, चलना, ठीक है, देखना, आप अपने किसी को देखना है, ठीक है, तो इसमें अपना नियंत्रण होगा, देखने में भी अपने से ऊपर देखना है, नीचे देखना है, दाएं देखना है, बाएं देखना है, ये गामक अधिगम है। सिर उठाना, अपना सिर ऊपर उठाना है, नीचे करना है, दाएं बाएं करना है, तो वो भी गति पे नियंत्रण करना है। जब छोटा बच्चा होता है, शैशवावस्था में है, तो वो अपने सिर पर कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके अपने सिर के साथ हाथ रखना पड़ता है उठाते हुए भी। अगर अपने सिर के साथ हाथ का सहारा नहीं दे तो बच्चे का सिर है या गर्दन ऐसे लटकती है, बिल्कुल भी उसका कंट्रोल नहीं होता सिर पे, मतलब उसका गति पे नियंत्रण नहीं है। तो मतलब बच्चे को अपने सिर का कंट्रोल करना, अपने सिर की गति का नियंत्रण करना जब सिखाया जाएगा तो वो गामक अधिगम होगा, या बच्चा समय सीखता है अपने सिर का कंट्रोल करना, तो वो गामक अधिगम है। फिर बैठना, फिर बच्चा बैठना सीखता है, पहले तो अपने सिर का कंट्रोल करना सीखता है, जब बच्चा सिर का कंट्रोल करना लग जाता है अपने आप, फिर उसके बाद बच्चा बैठना सीखता है धीरे धीरे। पहले तकिए का सहारा देना पड़ता है बच्चों को बैठने के लिए, फिर धीरे धीरे बिना तकिए के सहारे के भी बच्चा बैठने लगता है। तो वो बैठना मतलब अपने बैठने पर कंट्रोल करना सीखता है। फिर चलना, जब बच्चा बैठने लग गया फिर धीरे धीरे बच्चा खड़ा होकर चलना शुरू करता है, चलना सीखता है। चलने के दौरान भी वो बच्चा अपनी गति पे नियंत्रण करना, अपनी स्पीड पे कंट्रोल करना, है ना, अपनी जो पाँव है उनकी गति आगे कैसे बढ़ानी है, इन पर नियंत्रण करना सीखता है। तो ये गामक जो है अधिगम के उदाहरण है। ये अपने अधिगम के प्रकार थे, ये कंप्लीट हो गए। मेरे अधिगम के 3 प्रकार है, संज्ञानात्मक अधिगम, दूसरा संवेदनात्मक अधिगम और तीसरा गामक अधिगम, ठीक है। तो संज्ञानात्मक अधिगम के भी 3 प्रकार में देखिए, प्रत्यक्षात्मक अधिगम, प्रत्यात्मक अधिगम, साधनात्मक अधिगम। संवेदनात्मक अधिगम के कोई प्रकार नहीं है, गामक अधिगम का भी कोई प्रकार नहीं है।
ये अधिगम के प्रकार थे। पेपर में आ जाए कि अधिगम के प्रकार तो ये करना है। अगर आ जाए सीखने के प्रकार, कैसे कैसे बच्चा सीख सकता है या कोई भी व्यक्ति कैसे सीख सकता है नए ज्ञान को, तो भी ये कर लेना आपने, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। अगर वो डाउट लगे तो आप जो है दोबारा से मेरे से पूछ लेना, आपको बता दिया जाएगा। तो कल अपने इसमें नया